हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर को पढ़ने वाले हैं। यानी यह चैप्टर का जो है ये तीसरा क्लास होने वाला है, पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहली और दूसरी क्लास नहीं देखे, तो एक बार फिर से आप जो है देख लीजिएगा। आप वीडियो सेशन में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो भी बच्चे कल लाइव नहीं जुड़ पाए थे, एप्लीकेशन में नहीं जुड़ पाए, तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में पूरा डिस्कस करके मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। और प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, झारखंड बोर्ड की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है क्लास 12 के बैच में जरूर से जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है लगातार कॉल कर रहे हैं, कह रहे भैया अभी भी जुड़ेंगे तो क्या फायदा होगा। तो बिल्कुल फायदा होगा प्यारे बच्चों, अभी भी समय है, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। बेहतर से बेहतरीन आप लोगों का जो है इस बार जो है रिजल्ट रहने वाला है। ये हमारी पूरी कोशिश है और पूरा वादा आप लोगों को मैंने किया हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि देखिए हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा, अगर आप जो है लगभग 70% भी तैयारी आप खुद से करते हैं ना, खुद आप जो है तैयारी कर रहे हैं, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट जो है 90% प्लस जो है कोई नहीं काट सकता है। पूरा जो है सिलेबस आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा, रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे बैच में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए क्रैश कोर्स में जो है फीस नहीं लगेगा। क्रैश कोर्स जो है आपको जो है पूरा जो है निःशुल्क होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि ऑलरेडी जो है बैच में ज्वाइन किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले इस क्लास को आप लोगों को शेयर कर देना है। और जो भी बच्चे जो है इस क्लास में जुड़ रहे हैं, फटाफट से जो है आप लोग जो है इस क्लास को जो है लाइक जो है करते जाइएगा। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप प्यारे बच्चों आप इसे शेयर करते जाइए, है ना। और आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। झारखंड बोर्ड से हैं, झारखंड से हैं, झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है झारखंड के किस जिला से हमें देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राजा, किसान और नगर है, ये जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की जो है राजनीतिक आर्थिक के इतिहास पर जो है ये केंद्रित है। और इसमें मैंने बताया था 16 महाजन पद के बारे में, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि 16 महाजन पद जो है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो महाजन पद था, यानी कि मजबूत महाजन पद था, वो था मगध महाजन पद, है ना। ये जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। और ये क्यों रहा, मगध महाजन पद जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली क्यों बना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है इस साम्राज्य की जो है स्थापना की गई है। बाद में बच्चों यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये शासक फिर जो है डाउन होने लगा, है ना। उसके बाद जो है इसके बाद आता है अशोक। अशोक ने भी जो है मौर्य साम्राज्य को जो है संभाला। और कुछ जो है मतलब एक है कि युद्ध के दौरान ही जो है अशोक को जो है ऐसा लगा कि भाई नहीं, अब जो है हमें युद्ध छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, लास्ट में जो है युद्ध को जो है त्याग दिया, है ना। उसके बाद जो है उन्होंने धर्म को अपनाया, यानी कि वो जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया। उसके बाद जो है उन्होंने अभिलेख जो है, अभिलेखों के माध्यम से जो है अपने संदेशों को, है ना, अपने जो है विचारों को जो है लोगों को तक जो है पहुंचाया ने, अपने धर्म के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। और धर्म के हर एक विचार, हर एक नीति को जो है अभिलेखों के द्वारा, और अभिलेख मैंने बताया था ना, अभिलेख 3 गो था। पार्ट 2 क्लास में मैंने अभिलेखों के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। अभिलेखों के बारे में प्यारे बच्चों मैंने पार्ट 2 वाले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है ना। सेकंड जो है आपका जो क्लास हुआ था उसमें मैंने ऑलरेडी जो है अभिलेखों के बारे में बताया है। अभिलेख जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था ना 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, और मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में कि प्रजा की प्रति समर्पण के लिए जो है सम्राट अशोक ने जो है अभिलेख में जो है खुदवाया गया था। अभिलेख किसको कहा गया है भैया, तो आप लोगों को पता है, आप मुझे कमेंट करके जो है बताते जाइएगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लासेस जो है शुरुआत करते हैं। आज की क्लास शुरू होने वाला है यहाँ से, है ना, कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, प्रशासन की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो याद रखिएगा बच्चों की मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन जो है बहुत ही व्यवस्थित था, जो कि मुख्यतः जो है 4 भागों में बांटा गया था। एक था केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन और ग्राम शासन। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय शासन, राजा शासन का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा अधिकार होता था। राजा जो है मनमानी नहीं कर सकता था, उसे मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती थी। और जो है मंत्री परिषद, इनमें जो है लगभग 12 से 20 मंत्री होते थे और हर मंत्री को जो है 12,000 पर सरण वेतन मिलता था। यह मंत्री राजा को शासन चलाने में मदद करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि मंत्री और राजा मिल करके जो है इन शासन व्यवस्था को जो है विचार विमर्श करते थे। उसके बाद जो ये शासन व्यवस्था को जो है ये चलाया करते थे। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके थे, है ना। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, समाहर्ता में राजा की आय व्यय का जो है हिसाब किताब रखता था। यानी कि समाह जो है हर्ता होता था, वो जो है क्या करते थे, राजा का जो आय होता था, आय हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब किताब वो रखते थे, है ना। और जो है कर वसूलने का वो काम करते थे, है ना। उसके बाद दूसरा आता है प्रांतीय शासन। तो याद रखिए बच्चों के प्रांतीय शासन में कि मौर्य साम्राज्य द्वारा जो है पांच जो है प्रांतों में जो है इसे बांटा गया है। 5 जो है प्रांतों में, याद रखिएगा 5 प्रांतों में जो है इसे बांटा गया है। कौन कौन सी वे प्रांत है उसको भी आप लोग डिफाइन कीजिए, उसको आप लोग कॉपी में जो है आप लोग उतारते जाइएगा। देखिए सबसे पहला होता है उत्तरापथ जो कि तक्षशिला प्रांत में जो है बांटा गया है। अवंती जो कि उज्जैनी, है ना। कलिंग जो कि है तोसाली। और दक्षिणापथ जो कि है स्वर्णागिरी। और जो है प्राच्य जो कि पाटलिपुत्र प्रांत में जो है बांटा गया। यानी कि ये जो है 5 जो है ऐसे प्रांत है जो कि मौर्य साम्राज्य ने जो है प्रांतीय शासन व्यवस्था के लिए जो है 5 भागों में उन्होंने बांटा था। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे जानते हैं कि प्रांत का जो शासक होता था, याद रखिएगा प्रांत का जो शासक होता था वह राजा का जो बेटा राजकुमार होता था, वही होता था प्रांत का शासक। याद रखिएगा प्रांत का शासक जो है राजकुमार होता था, है ना। और यह जो है राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन चलाते थे। उसके बाद तीसरा आता है नगर शासन। तीसरा क्या होता है, नगर शासन। इसको समझिए, याद रखिएगा यूनानी यात्री मेगास्थनीज के अनुसार जो है शहर का प्रशासन जो है 30 सदस्य मिलकर जो है चलाते थे। किस देश जो है सदस्य को अच्छा समितियां में बांटा गया था। हर समिति में जो है 5-5 जो है सदस्य होते थे। हर समिति में कितने सदस्य होते थे, 5-5 गो सदस्य जो है होते थे। याद रखिएगा जैसे कि शिल्पकला समिति है तो उसका जो है 5 गो सदस्य है ना। 5 गो सदस्य जो है कारीगरों का काम देखती थी, है ना। देखिए वैदेशिक जो है समिति है, वैदेशिक समिति जो है उसमें जो है विदेशियों का जो है देखभाल करते थे, विदेशियों का देखभाल करते थे, है ना। जनसंख्या समिति जन्म और मृत्यु का जो है रिकॉर्ड रखते थे कि कितना जो है बच्चा पैदा हो रहा है, कितना जन्म हो रहा है, कितना जो है मर रहा है ना, कितना इंसान जो है मृत्यु प्राप्त कर रहा है, वो उसका जो हिसाब करते थे। जन्म और मृत्यु का दोनों का जो है हिसाब कौन रखते थे, जनसंख्या समिति रखते थे, ठीक है। व्यापार समिति व्यापार और बाजार का जो है नियंत्रण को देखता था। याद रखिएगा बाजार और व्यापार का नियंत्रण कौन देखता था बच्चों, याद रखिएगा व्यापार समिति, है ना। वस्तु निरीक्षक समिति सामान की जो है गुणवत्ता को ये जांच करती थी और इसका जो है देखभाल करती थी, देखरेख करती थी। कर समिति का मतलब है कि ये जो है कर वसूलने का काम करती थी, यानी कि जो आप टैक्स दे रहे हैं उसका, है ना, टैक्स वसूली का काम करती थी, याद रखिएगा। और ग्राम शासन, याद रखिए कि गांव का जो मुखिया जो ग्रामीक या जो है ग्रामीणी कहलाता था, है ना। याद रखिए ग्राम जो शासक होता था उसको मुखिया कहा जाता था, और या नहीं तो उसको जो है ग्रामीणी कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद करिएगा, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से जो है आप लोग एक नोट में लिखिए प्यारे बच्चों कि प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक जो व्यवस्था का जो मतलब विस्तृत किया गया है वो प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद प्रांत 5 प्रांतों में बांटा गया। उसके बाद जो है आहार यानी कि जिला में बांटा गया। उसके बाद प्यारे बच्चों गांव में बांटा गया। यानी कि ये जो है इस प्रकार से जो है अपने शासन व्यवस्था को जो है राजा के द्वारा बांटा गया था। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे समझते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। याद रखिएगा सैन्य व्यवस्था, याद रखिए वह संगठित ढांचा है जिसके माध्यम से जो है कोई देश अपनी संप्रभुता, सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए जो है अपनी सशस्त्र सेनाओं का प्रबंध, नियंत्रण और संचालन करता है।
इसमें राजनीतिक कमान, सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की आपूर्ति, रसद और रक्षा नीति शामिल होती है। वैश्विक स्तर पर देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड में विश्व स्तर पर जो है भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली जो है सैन्य ताकत है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि विश्व भर में ऐसा कौन सा देश है जो कि शक्तिशाली सैन्य ताकत रखती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपको याद रखना है भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में चौथे स्थान पे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य व्यवस्था की जो है मुख्य प्रकार क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सैन्य व्यवस्था की मुख्य प्रकार याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक सैन्य व्यवस्था है ना। मुख्य प्रकार जो है 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। इसका जो है ना सैन्य व्यवस्था है ना, सैन्य व्यवस्था की जो है मुख्य जो है 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सैन्य व्यवस्था, सैन्य शासन, अनिवार्य सैन्य व्यवस्था, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, याद रखें कि लोकतांत्रिक सैन्य व्यवस्था, इसमें सेना पूरी तरह से जो है चुनी हुई नागरिक सरकार यानी कि जो है सिविलियन गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करती है। जैसे कि हो गया भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, इसके प्रमुख जो है उदाहरण है, याद रखिएगा। जैसे भारत देश हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी जो है ना लोकतांत्रिक सैन्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण माना जा सकता है, उदाहरण कह सकते हैं। याद रखिए सैन्य शासन, इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके देश की पूरी शक्ति सैन्य संगठन या उसके प्रमुख के हाथों में आ जाती है। अनिवार्य सैन्य व्यवस्था है ना। चलिए कुछ देशों में क्या होता है कि प्रत्येक जो नागरिक होते हैं, कुछ देशों में प्रत्येक जो नागरिक होते हैं, प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित जो है अवधि के लिए सेना में जो है सेवाएं देना कानूनी रूप से जो है अनिवार्य होता है। जैसे कि इजराइल हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, इनमें क्या है प्यारे बच्चों, ये जो मतलब देश है इजराइल और दक्षिणी कोरिया, इनमें क्या होता है कि प्रत्येक लोग जो है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए जो है उनको अधिकार दिया जाता है और वो क्या करता है, सेवा देने के लिए कानूनी रूपों से जो है उसको अनिवार्यता की जाती है। ये चीजें हैं, है ना, याद रखिएगा। और दक्षिणी कोरिया में क्या है कि सभी नागरिकों को जो है कुछ समय के लिए जो है देश की सेवा के लिए उसको सेना में भर्ती होना ही होगा। ये अनिवार्य जो है वहां के सरकार के द्वारा किया गया है ना, वहां के व्यवस्था के द्वारा, ये उसी को कहा गया है बच्चों की अनिवार्य सैन्य व्यवस्था, है ना। यानी आपको जो है सेवा देना ही होगा, ये जो है पूरी तरह से है, अनिवार्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे समझिए आधुनिक भारतीय सैन्य व्यवस्था की संरचना। देखिए आधुनिक समय में भारत की जो सैन्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से थी। भारत की रक्षा का सर्वोच्च जिम्मा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है, यानी कि अरे भाई हाँ, ये कमांडर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत की जो रक्षा का सर्वोच्च जो है जिम्मा होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि सभी जो है सशस्त्र बलों के सर्वोच्च जो है कमांडर होते हैं। व्यवहारिक संचालन रक्षा मंत्री और जो है सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय सैन्य व्यवस्था मुख्य रूप से 3 अंगों में विभाजित है। भारत के जो सैन्य व्यवस्था है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, नौ सेना हो गया, तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। याद रखिएगा कि थल सेना जैसे कि मान के चलिए हो गया इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, ये तीन जो है मुख्य रूप से जो है भागों में बांटा गया है भारतीय सैन्य व्यवस्था को। जो थल सेना है इसके बारे में आप लोगों को पता है कि थल सेना जो होता है भूमि के सीमाओं की रक्षा करता है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो है को संभालती है। और ये जो वायु सेना होता है वो हवाई जहाज के द्वारा जो है सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। युद्ध के समय हवाई जहाज की जो है सहायता लिया जाता है। और नौसेना क्या करता है कि जो विशाल समुद्र जगह है, समुद्री सीमाओं का जो है रक्षा करती है और समुद्री व्यापारिक मार्गों की जो है रक्षा किया करते हैं। उसके बाद आता है चीफ ऑफ जो है डिफेंस स्टाफ। ये तीनों सेनाओं के बीच जो है बेहतर समन्वय एवं एकीकरण जो है स्थापित करने का काम करती है। प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके प्यारे बच्चों बताओ कि आप लोग जो है झारखंड के आप किस जिला से आप मुझे देख रहे हैं। आप प्यारे बच्चों झारखंड के आप किस जिला से हैं, है ना। झारखंड के आप जो है किस जिला से आप मुझे देख रहे हैं,
किस जिला से आप लोग हैं, है ना। चलिए फटाफट से आप मुझे कमेंट करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप कौन सा जिला से हैं, तो हम झारखंड के जो है गोड्डा जिला से है ना, झारखंड के हम गोड्डा जिला से हैं। और आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गोड्डा जिला में ही है, गोड्डा जिला के अंतर्गत आते हैं, वो क्लास कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, है ना, तो एप्लीकेशन में जुड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग फटाफट से बताना कि झारखंड के आप कौन सा जिला से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि मनोरंजक तो लग ही रहा होगा। चलिए मस्ती, हाँ मस्ती भरा तो क्लास होता ही है ना। तो क्लास आप लोगों को जो है हम हर हाल में जुड़ना है, क्लास हर हाल में आप लोगों को करना है। एप्लीकेशन पे आप लोगों का डेली क्लास हो रहा है, पता है ना। और यूट्यूब में तो थोड़ा लेट से आप लोगों को जो है वहाँ पे क्लास मिलता होगा, लेकिन एप्लीकेशन पे डेली क्लास हो रहा है। एप्लीकेशन में बटरगस्ती करते करते आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या करना है, तो एप्लीकेशन में जो है जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए वो एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए और अपनी क्लास को जो है बेहतर कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए। क्लास जो है बेहतर तरीके से देखना है, पूरा क्लास को आपको देख लेना है। पीडीएफ आप लोगों को शेयर करवा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ जो है नहीं मिल पाता है, तो पीडीएफ वहां पर आपको ऑलरेडी दी गई है। तो वहां पे नहीं मिलता है तो भाई कॉल कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिए कि समझ नहीं आ रहा सर कैसे करेंगे, कैसे डाउनलोड होगा, वो प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऐतिहासिक भारतीय सैन्य व्यवस्था के बारे में। याद रखिए बच्चों, इतिहास में जो भारतीय सैन्य व्यवस्था था वो किस प्रकार से है। भारत का सैन्य इतिहास अत्यंत जो है समृद्ध और रणनीति रहा है, यानी कि रणनीतिक रूप में रहा है। जैसे कि प्राचीन काल का मौर्य व गुप्त साम्राज्य, इस दौर में सेना जो है चतुर्गिनी, पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना होती थी। और मौर्य काल में जो है सेना के प्रबंधन के लिए जो है बाकायदा कमेटियां गठित हुआ करती थी। याद रखिएगा सल्तनत और मुगल काल में, सल्तनत और मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में सेना दशमलव प्रणाली और जो है इक्तेदारी प्रथा पर आधारित थी, जिसका प्रबंध जो है आरिज ए ममालिक विभाग करता था। मुगलों के मनसबदारी व्यवस्था लागू की, और जिसमें रैंक के आधार पर जो है सैनिक और घोड़े रखने होते थे। यानी जिसका रैंक ज्यादा होगा उसको जो है हाथी सेना प्रोवाइड किया जाता था, जिसका रैंक कम होगा उसको घोड़ा सेना, घुड़सवार सेना, और जिसका कम आए तो वो पैदल सेना में। इस तरह से रैंक के हिसाब से उसको जो है भर्ती किया जाता था, उसको रखा जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति यानी कि गनिमी कावा और एक मजबूत नौसेना की नींव रखी, जो उस समय बेहद आधुनिक जो है मानी जाती थी। उस समय जो है बहुत ही आधुनिक जो है इसे माना जाता था। किसको? याद रखिएगा, मराठा सैन्य व्यवस्था को, है ना। चलिए अब समझे, याद रखिएगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो है, जो कि ये जो है मुख्यतः जो है उनकी जो अर्थव्यवस्था है कृषि, व्यापार, उद्योग और सिक्के पर आधारित है। चलिए अब समझते हैं कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। याद रखिएगा कि मौर्यकाल में जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि ही माना जाता था। मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था होता है ना, अर्थव्यवस्था जो होता है उसकी दैनिक स्थिति को संभालने के लिए, उस राज्य को जो है अच्छे से जो है शक्तिशाली बनाने के लिए कृषि जो है काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मौर्य काल में जो है अर्थव्यवस्था का जो मुख्य है आधार है वो क्या है? कृषि है। मुख्य आधार क्या है? कृषि था, है ना। अधिकतर लोग जो है वो खेती ही करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील जो है बनवाई थी। अशोक ने इस झील से सिंचाई के लिए नहरें जो है निकलवाई। कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी सिंचाई के लिए कई साधनों का वर्णन मिलता है। खेती के साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता था। ये था मौर्य साम्राज्य के काल में कृषि व्यवस्था। कृषि जो है किस प्रकार से किया जाता था, है ना, ये समझ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के काल में प्यारे बच्चों व्यापार के बारे में। याद रखिएगा कि मौर्य काल में आंतरिक यानी देश के अंदर और बाहर यानी विदेशों में दोनों प्रकार का व्यापार होता था। दोनों प्रकार से जो है व्यापार किया जाता था। देखिए समुद्र के द्वारा जो है व्यापार होता था, है ना। याद रखिएगा विदेशी व्यापार कैसे होता था। भारत का व्यापार जो है सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों में से होता था, और आंतरिक व्यापार जो है वो देश के अंदर ही व्यापार किया जाता था। याद रखिएगा सड़कों की देखभाल करने वाले अधिकारी को एर्गोनोमाई कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सड़कों की देखभाल के लिए के अधिकारियों को क्या कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना।
चलिए अब उद्योग को समझिए, है ना। याद रखिएगा मौर्य काल में जो है कई उद्योग थे, कपड़ा उद्योग, बढ़ईगिरी, चमड़ा उद्योग, धातु उद्योग, बंगाल का जो है मलमल कपड़ा बहुत प्रसिद्ध था। याद रखिएगा सबसे, यानी कि याद रखिएगा मौर्य काल के समय जो है उद्योग में सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है, वह माना गया है कपड़ा उद्योग को, वह जो है कपड़ा उद्योग को जो है प्रमुख माना गया है। क्लियर है, उद्योग के बारे में समझ गए। कि सिक्के के बारे में समझिए। याद रखें कि मौर्य काल में जो है मौर्य काल में अलग अलग धातुओं के सिक्के चलते थे। सिक्के बनाने वाली जगह को जो है टकसाल कहा जाता था, है ना। सिक्के बनाने वाली जगह को क्या कहा गया है, टकसाल कहा गया है। टकसाल का अध्यक्ष जो है लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। देखिए टकसाल जो है क्या है, याद रखिएगा सिक्के बनाने वाली जगह को टकसाल कहा जाता था, और उस जगह का यानी टकसाल का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा गया है, उसको जो है लक्षणाध्यक्ष कहा गया है, लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी जो है रूप दर्शन कहलाता था। सिक्कों की जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं उसको रूप अध्यक्ष कहा गया है। सिक्कों के अलावा जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को भी जो है वहां पे चलती थी। मौर्य काल में जो है सिक्कों के साथ साथ जो है वस्तु विनिमय भी होता था। वस्तु विनिमय मैंने आपको बताया था, उदाहरण के तौर पर समझे, अगर हमको जो है एक बोरा गेहूं का जो है जरूरत है, और आपको जो है एक बोरा चावल का जरूरत है, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, तो हम क्या करेंगे, उस गेहूं के बदले आपको चावल देंगे और आप चावल के बदले मुझे गेहूं देंगे। इस प्रकार से जो है वस्तु का विनिमय होता था, याद रखेंगे। चलिए आगे समझिए प्यारे बच्चों कि धातु जो है, ये हमने अभी पढ़ा कि मौर्य काल में जो है अलग अलग धातुओं के सिक्के चलते थे। तो कौन कौन धातुओं के जो है सिक्के चलते थे, याद रखिएगा जैसे सोना है, सोना का जो सिक्का होता था उसको जो है निष्क कहा गया है। सोना का सिक्का को निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्का को जो है करसापन कहा गया, और तांबे के सिक्के को जो है काकनी कहा गया है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। चलिए मौर्य काल में जो है मौर्य काल में कला, भवन निर्माण, शिक्षा और समाज जो है बहुत ही उन्नत थे। राजप्रसाद महल पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है बहुत ही शानदार था। चीनी यात्री जो है फैयान ने इसकी जो है बहुत ही प्रशंसा की। उसने कहा कि यह महल ऐसा लगता है कि जैसे कि मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने इसे बनाया हो। यानी कि यह जो है राजप्रसाद जो कि यह महल है, ये इसकी प्रशंसा किसने किया, फैयान जो है बहुत ज्यादा, ये क्या है, पुर्तगाली जो है यात्री है ना, फैयान। और यह जो है उस महल को देख करके वो कहता है कि यह महल तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, कोई आदमी नहीं बनाया है, लगता है कि खुद जो है भगवान आया है, खुद जो है देवताओं के द्वारा जो है इस महल को तैयार किया गया है ना। चलिए अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों स्तूप के बारे में। चलिए स्तूप के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने हजार स्तूप बनवाए थे, तो ये 84,000। कितना, 84,000। चीनी यात्री यानी कि हैंसांग ने लगभग जो 80 सपोत देखे थे। याद रखिएगा 80 गो स्तूप देखा था, है ना, 80 गो स्तूप देखा था। और बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है सम्राट अशोक के द्वारा कितना जो है स्तूप बनाया गया था, 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा। चलिए श्रेणियां के बारे में देखिए। मौर्य काल में व्यापारी और कारीगरी श्रेणियों में संगठित रहते थे। ये संगठन जो है उनके काम और जीवन को नियंत्रित करते थे। सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ कैसा था, तो मेगास्थनीज के अनुसार अगर देखा जाए, मेगास्थनीज का ये मानना था कि वहाँ का जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, वो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा था और सत्य बोलते थे, कभी झूठ बोलबे नहीं करते थे। उस समय का जो लोग होते थे वो झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, और उसका जो स्तर होता था वो नैतिक स्तर होता था, है ना, अच्छा सोचते थे, अच्छा व्यवहार रखते थे, अच्छा विचार रखते थे।
चोरी जो है बहुत ही कम होती थी, लोग घर में ताला भी नहीं लगाते थे। और आज के समय में क्या है, अगर 2 मिनट के लिए अगर आप गायब रहो और ताला नहीं है तो भैया आपका घर का सामान चोरी हो जाएगा, आप जो रखे हैं बगल से गायब हो जाएगा, है ना। तो लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, चोरी चकारी नहीं होता था, है ना। याद रखिएगा, जीवन स्तर जो है बहुत ही अच्छा था। अमीर जो है परिवारों में बहुत जो है अमीर जो परिवारों में, याद रखिएगा, कहाँ गया भाई, चलो जल्दी नीचे आ जाओ। याद रखिए, अमीर परिवारों में बहु विवाह होता था। याद रखिएगा, अमीर परिवारों में क्या होता था, बहु विवाह का मतलब बहु भोज जैसे कहते हैं ना, बहु का विवाह होता था। और समाज में जो स्त्रियों की स्थिति जो है ठीक थी, उस समय जो है समाज में स्थिति स्त्री की जो मतलब आदर सम्मान होता था वो बहुत ही उच्च स्तर पर किया जाता था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। अगर आगे देखते हैं शिक्षा एवं साहित्य के बारे में, है एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में, चलिए आगे समझते हैं। देखिए शिक्षा, तक्षशिला तक्षशिला जो तक्षशिला है उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला जो प्रांत है वहां जो है उस समय यह जो है सबसे बड़ा जो है शिक्षा का केंद्र था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं पढ़े थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में जो पाकिस्तान में है वो प्राचीन भारत का एक प्रमुख जो है शिक्षा केंद्र था। पूरे भारत का एक जो है प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां चाणक्य यानी कि कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि, है ना, पाणिनि जीवक यानी कि महान चिकित्सक, और है ना प्रसेनजीत, कौशल के राजा जैसे महान जो है विद्वानों और शासकों ने वहां से ही शिक्षा प्राप्त किया। कहां से, तक्षशिला से। तक्षशिला में कौन सा, ये सबसे बड़ा जो है यह शिक्षा का केंद्र था। कौन सा जो है विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है ना। वही से जो है जो बड़े बड़े राजा है, महान राजा है, विद्वान है ना, उन्होंने जो है शासकों ने जो है वहां से ही शिक्षा प्राप्त किया था। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, इसका पीडीएफ शेयर करवा दिया जाएगा। निश्चित रहिए बच्चा, निश्चित रहिए, है ना। चलिए आगे, शुंग वंश। अब शुंग वंश देखिए, मौर्य साम्राज्य, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश जो है उसके बाद जो है ये आता है शुंग वंश। याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहदर्ष को मार करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, है ना, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या है, शुंग वंश के संस्थापक है। और देखिए ये जो है ना, ये पुष्यमित्र जो है वो क्या है, अपने ही राजा को, ये सेनापति है, ये क्या है, सेनापति थे, और ये जो है अपने ही राजा को मार करके जो है वहां जो है अपना गद्दी को हथिया लिए थे, है ना। चलिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वीर योद्धा था, योग जो है सेनापति था, चतुर जो है कूटनीतिज्ञ था, यानी कि जो है कूटनीति वाला दिमाग रखता था, है ना, पूरा नौछ जो है दिमाग में चलता था, झगड़ा करवाने में जो है एक्सपर्ट था, कह सकते हैं कूटनीति वाला दिमाग था, यानी कि चतुर जो है कूटनीतिज्ञ था। एक महान जो है शासक भी था, जब ये जो है अपना ही राजा को मार करके जो गद्दी संभाला तो वो जो है महान शासक भी बने, महान शासक भी था। यह ब्राह्मण था, इसके लगभग जो है 36 वर्ष तक जो है शासन किया। इसने क्या किया, 36 टोटल कुल मिलाकर 36 वर्ष तक जो उन्होंने शासन किया। और इसने जो है 2 बार, याद रखिएगा, इसने जो है 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने जो है कितना बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, ये 2 बार जो है अश्वमेध जो है यज्ञ किया था। शुंग वंश के अंतिम जो है शासक देवभूति को मार करके उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। इसके बाद जो है कण्व वंश के अंतिम शासक जो है सुशर्मा को हरा करके जो है ना सिमुग ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अब ये सातवाहन वंश से जो है ना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है,
और सब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है। सातवाहन वंश, इसको याद रखिएगा, सातवाहन वंश से जो है आपके एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। याद रखिए प्यारे बच्चों, सातवाहन वंश में जो है कुल जो है 19 शासक थे। कितने टोटल, कितना राजा था, याद रखिएगा 19 को जो है राजा था, है ना। सातवाहन वंश में जो है टोटल यानी कुल जो है वो 19 शासक हुए, और इनमें जो है सिमुक सबसे जो है महत्वपूर्ण शासक था, स्ट्रॉन्ग शासक था। किसमें, सातवाहन वंश में, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे है शक, यानी कि दस कास है ना, 10 का। चलिए शक, चलिए शक एक जो है घुमंतू जाति के लोग थे। शक जो है क्या है, घुमंतू जाति के लोग थे। उन्हें यूची नाम की दूसरी घुमंतू जाति ने उसकी जो है मातृभूमि से भगा दिया था। शकों ने सिंधु क्षेत्र को अपनी जो है शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया। इसके बाद उन्होंने भारत के कई भागों में अधिकार कर लिया। उनके बाद जो है भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जो है अधिकार जमाया, जैसे कि पंजाब, है ना, उज्जैनी, काठियावाड़, मथुरा और सौराष्ट्र। इन जगहों पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, शक ने जो है अपना अधिकार जमाया, अपना अधिकार जो है स्थापित किया। और शकों ने शासन चलाने के लिए क्षत्रप, है ना, याद रखिएगा, क्षत्रप प्रणाली लागू किया। किसने, शकों ने जो है क्षत्रप प्रणाली को जो है लागू किया। चलिए अब आता है रुद्रदामन, याद रखिएगा रुद्रदामन, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। रुद्रदामन लगभग जो है 130 ईसा पूर्व से लेकर 152 ईसा पूर्व तक शासक किया, है ना। शकों का सबसे जो है प्रसिद्ध शासक था, उसे महाक्षत्रप रुद्रदामन कहा जाता है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे कि इसका जो है गिरनार अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है। किसका याद रखिएगा, रुद्रदामन का जो है गिरनार अभिलेख जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा गिरनार अभिलेख जो है किसकी है, तो भाई आप क्या जवाब दोगे, ये जो है अभिलेख जो है वो रुद्र, है ना, रुद्र, याद रखिएगा इसका क्या है, रुद्रदामन का है। ये किसका है, रुद्रदामन का है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा। इससे हमें जो है सुदर्शन झील की जो है मरम्मत की जानकारी मिलती है। तो यानी कि सुदर्शन झील जो है जो बनाया गया था, उसके बाद जब इसका शासन काल आया, इन्होंने क्या ये जो है रुद्रदामन के द्वारा वो जो है सुदर्शन झील की जो है मरम्मत उन्होंने करवाया, ठीक है, याद रखिए। तो क्या है, रुद्रदामन ने जो है गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, कोकण पर जो है शासन किया। वह एक अच्छा शासक था। उसने कोई जो है नाजायज कर नहीं लगाया। उसने कोई कर ही नहीं लगाया, नाजायज कर ही नहीं लगाया, गलत तरीके से धन नहीं कमाया। उन्होंने जो है कोई जो है गलत काम ही नहीं किया, गलत तरीके से उन्होंने जो है पैसा नहीं कमाया, लोगों के ऊपर जो है कर नहीं जो है व्यवस्थित किया। तो इसलिए जो है उसको जो है अच्छा शासक माना गया है। उसने जो है योद्धाओं और सातवाहन, याद रखिएगा सातवाहन नरेश विशिष्टिपुत्र पुलमावी को भी हराया था। किसको हराया था, पुलमावी को हराया था, है ना। रुद्रदामन की जो है मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद जो है शकों का जो है पतन हो गया। जो ये जो शकों का जो शासन काल रहा, ये पूरी तरह से खत्म हो गया ना। शकों का जो है ये व्यवस्था खत्म पूरी तरह से। इसके मरने के बाद, किसके मरने के बाद, रुद्रदामन के मरने के बाद, है ना, याद रखेगा। चलिए क्लियर है ना। और ये पहले क्या था, ये जो शक जो है ना, ये शक जो है ये क्या था, पहले घुमंतू था, है ना। तब उसके बाद ये वंश स्थापित किया, है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद आता है सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश याद रखिएगा, सातवाहन वंश विदेशी नहीं है बल्कि भारतीय स्वदेशी शासक थे, है ना। कर्ण वंश के अंतिम जो है शासन जो है सुशर्मा को मार करके सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की। इस वंश में जो है 19 जो है शासक हुए
और सिमुक सबसे जो है महत्वपूर्ण था। अभी हमने बताया बच्चों सतवाहन वंश जो है यानी सातवाहन वंश जो है, सतवाहन वंश जिसको कह सकते हैं, इसको जो है ना समुद्रों का राजा भी कहा जाता था। इसको समुद्रों का यानी तीनों समुद्रों का जो है स्वामी भी कहा गया है, आगे हम समझेंगे। याद रखिएगा इस वंश का जो है कुल कितने शासक थे, 19 गो, है ना। और सिमुक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जो है शासक रहा। राज्य का क्षेत्र जो है इन्होंने गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जीता। यह जो है क्षेत्र आज का आंध्र प्रदेश है। और यही जो है सतवाहन वंश का जो ये इन्होंने जो भारत का जो है जो राज्य जीता, गोदावरी और कृष्ण के नदी के बीच उन्होंने जो है क्षेत्र जीता था। और उसी वही जो मतलब राज्य है वह कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, है ना। वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। चलिए आगे समझेंगे। इसलिए उन्हें जो है आंध्र सातवाहन भी कहा गया, उसे जो है आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सातवाहन भी कहा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तैयार कर लेना। आगे देखते हैं अगला सवाल। इसके महत्वपूर्ण जो सतवाहन जो है वंश है उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं वो इस प्रकार से है। याद रखिएगा इस वंश में माता यानी माँ का जो है विशेष महत्व था, इसलिए शासकों के नाम के आगे जो है माता का नाम जो है जुड़ा होता था, है ना। जैसे शासक है तो उनका जो है आगे जो है माँ का नाम जो है जुड़ा रहता था, ठीक है। जैसे कि मुख्य शासक जो है इसका मान सकते हैं कि सातकर्णी प्रथम, जो कि लगभग 20 ईसा पूर्व में शासन किया और सातवाहन वंश का जो है शक्तिशाली राजा था, है ना। इसके जो कार्य रहे कि उसकी जो है पत्नी जो है नागनिका ने जो है नाना घाट अभिलेख, जैसे कि पूना के पास है, उन्होंने बनवाया, है ना, नाना घाट अभिलेख बनवाया। और इसमें दी गई अश्वमेध यज्ञ दान दक्षिणा का वर्णन है। और उसने बरार और मध्य देश पर विजय प्राप्त की, है ना। किसने, तो भाई याद रखिएगा किसने प्राप्त किया था, याद रखिएगा उसकी पत्नी ने, है ना, उसकी पत्नी नागनिका ने। चलिए आगे समझेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्मी, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्मी, याद करनी, सातकर्मी नहीं सातकर्णी है, याद रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत महान शासक था। लगभग जो 106 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक ये शासन काल को संभाला, है ना, शासन किया। इसकी मुख्य बातें हैं कि ये जो है नासिक अभिलेख में लिखा है ना। इसका जो अभिलेख है वो जो नासिक अभिलेख में लिखा है कि उसने घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। अर्थ है कि उसका साम्राज्य जो है बहुत ही विशाल था। सातवाहन वंश का अंत यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सतवाहन वंश का जो है पूरी तरह से पतन हो गया, यानी सतवाहन वंश जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद आता है कृपान वंश, इसके बाद आता है कृपान वंश, है ना। सतवाहन के बाद आता है कृपान वंश। चलिए कृपान ये कुषाण होगा ना, कृपान तो नहीं था, हाँ कुषाण वंश ना। ये सतवाहन के बाद आता है कुषाण वंश। चलिए कुषाण वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा चीन की महान दीवार बनने के बाद हुनों ने यूची नामक जो है कबीले को पश्चिम की ओर भगा दिया। कुषाण यूची कबीले के ही एक शाखा थे। याद रखिएगा कि कुषाण जो है वो एक कबीले का ही, याद रखिएगा यूची कबीले का। ये सवाल पूछेगा कि कुषाण जो है किस कबीले के हिस्सा थे, तो याद रखिएगा यूची कबीला, याद रखिएगा यूची कबीला का एक हिस्सा था, है ना। भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कडफिसस 15 से लेकर 65 ईस्वी ने की। और इसके बाद जो है विम कडफिसस जो कि 65 से लेकर 78 ईसा पूर्व तक शासक जो है बना। यह जो है शैव धर्म का जो है अनुयायी था। किस धर्म का, तो शैव धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए तैयार कर लेना, है ना। चलिए आगे समझते हैं कनिष्ठ, जो कि महान शासक के रूप में उभरा। कनिष्ठ जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। 78 ईस्वी में राजा बना और लगभग जो है 101 ईसा पूर्व तक जो है उन्होंने शासन किया। और इसकी जो मुख्य कार्य है, यानी कि ये जो है कनिष्ठ जो महान शासक थे, उनका मुख्य कार्य जो है इस प्रकार से है कि उसने जो है चीन को भी जीत लिया। उसने जो क्या किया, चीन को जीता। कश्मीर में जो है
कनिष्ठपुर नगर जो है बसाया, और उसके समय जो है चीन के वीर राजकुमार भारत आए और उन्होंने जो है नाशपाती और आड़ू की खेती शुरू की। आड़ू की जो है खेती शुरू किया। किसने? ये जो है किसने किया था? कनिष्ठ ने, है ना। कनिष्ठ ने जो है नाशपाती का खेती शुरुआत किया, आड़ू का जो है वो खेती शुरुआत किया, है ना। ये इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए, इसके जो है कुछ मुख्य तत्व हैं और साथ में याद रखिएगा इसकी जो मृत्यु है कैसे हुआ था, इसका जो मृत्यु हुआ है ना कनिष्ठ का, कैसे हुआ याद रखिएगा। याद रखिए प्यारे बच्चों कि कनिष्ठ जो है या मृत्यु जो है ये कहा जाता है कि उसके युद्धों से परेशान होकर के उसके ही सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि जो कनिष्ठ जो है राजा था उसकी हत्या जो है उनके खुद के सेनापति, है ना, सेनापति ने जो है कर दी थी। वंश का अंत हो गया और कनिष्ठ के बाद जो है कुषाण वंश कमजोर होने लगा, है ना। कुषाण वंश जो है कमजोर होने लगा, कमजोर हो गया और अंत में जो है यौधियों, है ना, यौधियों ने इससे जो है समाप्त कर दिया। बाद में गुप्त वंश का जो है उदय हुआ और इसके बाद जो है गुप्त वंश जो है आता है। यानी कि याद रखिएगा कुषाण वंश के बाद, ये कुषाण वंश खत्म होने के बाद जो है गुप्त, ये जो है याद रखिएगा कहाँ गया? गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश की स्थापना होती है और इसके बाद गुप्त वंश आ जाता है ना। चलिए याद रखिएगा, देखिए कुषाण वंश में, है ना, याद रखिएगा कुषाण वंश की जो जीवन काल था वो किस प्रकार से रहा कि कुषाणों की जो समृद्धि का मुख्य जो है कारण था रेशम मार्ग पर नियंत्रित रेशम मार्ग। यह मार्ग जो है चीन से रोम तक जो है जाता है, चीन से रोम तक जाता था और कुषाणों ने बहुत जो है मात्रा में शुद्ध सोना के सिक्के चलाए थे, शुद्ध सोना के, है ना, 24 कैरेट गोल्ड, मतलब जो है पूरा प्योर जो है सोना बनवाया, सोना का सिक्का बनवाया और वो चलवाए थे, है ना। शुद्ध जो है सोने के सिक्के जो है चलाए थे। व्यापार जो है उसका था रोम भारत से खरीदता था मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत, चंदन, इत्र आदि। यानी कि ये जो है ना रोम जो है भारत से, है ना, इसकी जो व्यापार व्यवस्था था, रोम जो है वो भारत से क्या क्या खरीदता था? मसाला खरीदता था, मोती खरीदता था, क्या है मलमल खरीदता था, हाथी दांत, चंदन, इत्र, ये सभी जो है वो भारत से जो है खरीदते थे। चलिए आगे और थोड़ा सा समझेंगे कि बदले में भारत की जो है बहुत सारा जो है सोना मिलता था, है ना। बदले में भारत को जो है बहुत सारा जो है सोना मिलता था। कहाँ से? रोम से। यही भारत की जो समृद्धि का कारण बना। रोमन लोग जो है हर साल बहुत धन जो है खर्च करते थे। रोमन जो है महिलाओं को भारतीय मलमल बहुत ही पसंद करती थी या बहुत ही पसंद थी, है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए इसका जो धार्मिक जीवन रहा, देखिए कनिष्ठ बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था। कनिष्ठ जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने जो है अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। एशिया और चीन तक जो है उन्होंने प्रचार किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति उसके समय जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुई, है ना, महायान शाखा। इसी समय जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। अब जो है बुद्ध की मूर्तियां जो है बनने लगी और पूजा जो है शुरू हो गई, है ना। उसके बाद जो है बुद्ध की जो है मूर्ति बनी और उसके बाद जो है उसकी जो है पूजा होने लगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना। और इसके देखिए प्रमुख विद्वान, है ना, प्रमुख विद्वान इसके बारे में भी समझ लीजिए। याद रखिएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, है ना, और जो है वसुमित्र ने जो है महाविभास की रचना की। नागार्जुन जो है माध्यमिक सूत्र की रचना की। रचक ने जो है रचक संहिता का रचना की। यूपी के मथुरा में जो है माठ के समीप एक जो है देव स्थान पर कुषाण शासकों की बड़ी मूर्तियां जो है लगाई गई थी और कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि का भी इस्तेमाल किया था। ये थे प्यारे बच्चों उसके प्रमुख विद्वानों की कार्यनीति, है ना। चलिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं गुप्त वंश की ओर। चलिए गुप्त वंश की ओर। कुषाण वंश खत्म होने के बाद आ जाता है गुप्त वंश। गुप्त वंश, अब इसको समझिए। गुप्त वंश याद रखिएगा श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया कब? 275 ईसा पूर्व में, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जो है
घटोत्कच राजा बने, है ना, घटोत्कच जो है राजा बने, जिन्होंने 319 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन किया। 319 ईस्वी तक जो उन्होंने जो है क्या, गुप्त वंश, ये श्री गुप्त के गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में किया। यानी कि ये जो है जो गुप्त वंश जो है, ये श्री गुप्त के द्वारा जो है इस वंश का जो है स्थापना किया गया 275 ईस्वी में किया गया था, 275 ईस्वी में किया गया था। और इसके बाद जो है घटोत्कच जो है वहां का राजा बना, शासक बना, और जिन्होंने जो है 319 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया। उसके बाद इस राजा के बाद आ जाता है, इस राजा के बाद आ जाता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त या चंद्रगुम प्रथम, चंद्रगुम नहीं होगा, चंद्रगुम हो जाएगा, गुप्त नहीं होगा यहाँ पे, है ना, चंद्रगुप्त होगा ना, गुम नहीं, चंद्रगुप्त होगा शायद, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ही होगा, चंद्रगुप्त नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़। देखिए देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना है, उन जो है गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना किया 275 ईस्वी में। और उसके बाद जो है घटोत्कच जो है राजा बनते हैं, जिन्होंने जो है 319 ईस्वी तक जो है वो उन्होंने शासन काल को संभाला। 319 ईस्वी के बाद जो है आ जाता है चंद्रगुम प्रथम, और ये जो है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक जो इनका शासन काल रहता है। देखिए यह जो है गुप्त वंश का जो है सर्वप्रथम जो है शक्तिशाली जो है शासक बना। गुप्त वंश, देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो शासन काल में अपने जो है ये गुप्त वंश का जो है उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद घटोत्कच राजा बनते हैं 319 ईस्वी तक। उसके बाद 319 से लेकर 335 ईस्वी तक जो है ये चंद्रगुम प्रथम जो है ये राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। और यह जो है गुप्त वंश का जो है सर्वप्रथम जो है शक्तिशाली राजा के रूप में जो है उभरते हैं, राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। आगे इनके जो है इसने जो है गुप्त संवत की जो है शुरुआत 319 ईस्वी में ही की। और इनकी पत्नी लिच्छवी कुमार देवी से उनको एक बेटा प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। उसका जो चंद्रगुप्त नहीं है, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, है ना, जिसका जो नाम रहता है वो होता है ये समुद्रगुप्त। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे चंद्रगुप्त होना चाहिए, है ना, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे चंद्रगुप्त होगा जो कि आप यहाँ देख रहे हो। और इसी का जो एक बेटा है, इसी का बेटा का नाम रहता है समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त, जो कि तीनों समुद्रों का राजा के नाम से ये जो है उभरता है ना। चलिए आगे समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि 335 ईस्वी तक तो जो है 319 से लेकर 335 तक तो जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है शासन काल रहता है। उसके बाद जो है उसका बेटा जो है अपना जो है गद्दी पर बैठता है, राजा की गद्दी पर बैठता है। और ये जो है 335 से लेकर 375 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहता है। किसका? समुद्रगुप्त का, है ना, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त वंश के जो है चौथे राजा होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी होते हैं। और यानी उत्तराधिकारी का मतलब हो गया कि चंद्रगुप्त का तो ये बेटा ही है, राजा का बेटा राजा ही बनता है, आप लोगों को पता है। तो ये चंद्रगुप्त के बाद जो है 335 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त का जो है देहांत हो जाता है, उसके कार्यभार जो है वो 335 से लेकर 335 से लेकर 375 ईस्वी तक जो है उसका बेटा समुद्रगुप्त जो है संभालता, उत्तराधिकारी बनते हैं। और इनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के कार्यकाल में ही, समुद्रगुप्त के शासन काल में ही जो राजधानी था गुप्त साम्राज्य का, वो कहाँ था? पाटलिपुत्र में ही। पाटलिपुत्र में जो है इसका जो है राजधानी था। समुद्रगुप्त के कई जो है अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने इनकी प्रतिभा को देखकर जो है इन्हें ही जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए, है ना, यानी कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था। यानी कि अपने जो प्रतिनिधित्व है अग्रज, यानी उसके जो है भाई हैं उनको, यानी उनका भाई कौन था? राजकुमार काछा को जो है उन्होंने हराया था। और समुद्रगुप्त वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल जो है सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। इनका जो है शासनकाल, यानी समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछेगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्वर्ण युग
की शुरुआत जो है किसके शासन काल में था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के शासन काल में। अगर ये सवाल पूछा जाएगा समुद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को किस नाम से बोधित किया जाता है, तो आप कहोगे स्वर्ण युग की शुरुआत करने वाला ये शासक थे, उसको जो है सफल सेनानायक और जो है सफल सम्राट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त ने ही जो है अपने भाई को हरा कर जो है अपने पिता की जो है गद्दी को संभाला है, और पिता जो है इसके भरोसे जो है उसको उत्तराधिकारी बनाया है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है नेपोलियन से जो है इसकी तुलना की जाती है, किससे? नेपोलियन की जो है तुलना की जाती है समुद्रगुप्त से। देखिए इतिहासकार V.A. स्मिथ है ना, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की जीत को देख करके जो है उसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से जो है की थी। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, याद रखिएगा। भारत के नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो याद रखिएगा V.A. स्मिथ ने कहा था। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त की तुलना जो है किससे की गई थी, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन सम्राट से किया गया, जो कि फ्रांस के सम्राट थे। नेपोलियन बोनापार्ट से किया गया या नेपोलियन सम्राट से किया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। यह तुलना तो सही है क्योंकि समुद्रगुप्त भी एक महान विजेता था, लेकिन यह कहना पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि समुद्रगुप्त का जो समय नेपोलियन के करीब जो है 1400 जो है साल पहले का था। इसलिए सही बात यह होगी कि नेपोलियन यूरोप का जो है समुद्रगुप्त था, याद रखिएगा। नेपोलियन जो है वो यूरोप का जो है कौन था, समुद्रगुप्त का। यानी इस दोनों से, यानी समुद्रगुप्त इधर और इधर जो है मान के चलिए समुद्रगुप्त यहाँ है और यहाँ पे जो है नेपोलियन है, तो दोनों को जो है तुलना किया जाता है। दोनों जो है एक धुरंधर थे, यानी कह सकते हैं दोनों जो है एक मतलब कह सकते हैं अपने अपने जगह पर काफी बड़ा जो है धुरंधर थे, है ना। और याद रखिएगा दोनों जो है काफी जो है मजबूत शासक रहा, है ना। चलिए आगे देखिए समझिए इसको, है ना। एक सिक्के से पता चलता है, एक सिक्के से यह पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो उसकी जो है धार्मिक और साम्राज्यवादी सोच को दर्शाता है। एक और सिक्के से उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो यह बताता है कि वह संगीत प्रेमी में थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिक्का है जिसमें कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ सिक्का यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें जो है एक यज्ञ किया गया है, अश्वमेध यज्ञ को दर्शाया गया है, और इसमें देखिए वीणा बजाते हुए सिक्का है, और ये जो है कह रहा है, इससे यह संकेत पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के काफी ज्यादा जो है दीवाने थे, है ना। और यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक चित्रण में समुद्रगुप्त जो है यहाँ पे विजेता को दर्शाता है, जो कि हाथी के ऊपर जो है बैठा हुआ है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सम्राट जो है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहे गए हैं। वे संगीत प्रेमी भी थे, धार्मिक साम्राज्यवादी भी थे। अश्वमेध उन्होंने जो है यज्ञ करवाया था, जो कि नेपोलियन से 1400 वर्ष जो है पूर्व हुए थे। नेपोलियन से 1400 वर्ष जो है पहले की घटना है या बताई गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से मिले सिक्कों के आधार पर मिली है। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त एक कमजोर और डरपोक राजा था, यानी कि ऐसा माना जाता है, सिक्कों से पता चलता है कि रामगुप्त जो है मध्य प्रदेश के शासनकाल मध्य प्रदेश के राजा थे, है ना। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एरन में जो एक सिक्का मिला है, इस सिक्के आधार पर यह माना जाता है कि रामगुप्त जो है एकदम डरपोक राजा था, कमजोर राजा था। एक बार जब शासकों ने उस पर जो है आक्रमण किया तो उसे हरा दिया, तो शक राजा ने एक अपमानजनक जो है संधि की शर्त रखी। रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा के हवाले करना था। रामगुप्त का छोटा जो भाई है चंद्रगुप्त, जो आगे चलकर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बना। तब देखिए किसका भाई, ये जो है रामगुप्त का जो छोटा भाई है, रामगुप्त का जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे जो है चल करके जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, और इस अपमान को सहन नहीं कर सका और कुल की इज्जत बचाने के लिए, यानी कि अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए, पूरा जो है खानदान का इज्जत बचाने के लिए, कुल का इज्जत बचाने के लिए चंद्रगुप्त ने जो है एक बहादुरी भरा काम किया। उसने जो है ध्रुव देवी का जो है वेश धारण किया,
शक राजा के पास गया था और उसकी हत्या कर दी, है ना। यानी कि जो ये रामगुप्त है, रामगुप्त ने जो है ये जो है शक राजा, शक जो राजा है, जो शक शासक है ना, उसके पास एक जो है एकदम अपमानजनक जो है शर्तें रखता है कि हम अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसके बाद जो है यह जो है जो रामगुप्त है, रामगुप्त का जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त, उन्होंने सुन लेता है उनके द्वारा। अब जो है वो उनके मन में ख्याल आने लगता है, भाई एक सा अब कुल का तो इज्जत बचाना पड़ेगा, कुल का तो इज्जत डूब जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो चंद्रगुप्त है, जो आगे चल करके चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, सम्राट बनता है, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि अपनी जो भाभी है ना, अपनी जो भाभी है यानी कि जो है रामगुप्त की जो पत्नी है ध्रुव देवी, उसका वेश धारण किया और ये जो है शक राजा के पास चला गया, शक शासक के पास चला गया और वहां पे जाकर के उसकी खेलाई खत्म, है ना। तो खेला खत्म कर यानी कि उसकी जो है हत्या कर दिया। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त ने जो है अपने कमजोर भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। यानी कि उसके बाद यानी कि जो है शक राजा के बाद जो है शक राजा का हत्या किया, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त ने भी जो है जो उसका भाई जो कमजोर कहा जाता था, कमजोर जो है कहा जाता था किसको, रामगुप्त को। तो रामगुप्त जो भाई है उसका, तो अपना भाई का भी हत्या कर दिया। किसने, तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जो है कमजोर भाई रामगुप्त गुप्त की भी हत्या कर दी, क्योंकि वह उसे जो है कुल के लिए जो है कलंक मानता था। अब क्यों हत्या किया, क्योंकि जो है चंद्रगुप्त का कहना था, चंद्रगुप्त मानते थे, सोच रहे थे कि ये जो है रामगुप्त जो है काफी कमजोर है और इसको जो है अलग तरीके से जो है मतलब मेरा कुल का जो है नाक कटा दिया, ऐसे वैसे पूरा मतलब, है ना। तो ये क्या हुआ कि ये जो है रामगुप्त को जो है चंद्रगुप्त जो है अपना कुल के लिए जो है उसको कलंक मानता था, यानी कि जो है बेकार इंसान है, अच्छा नहीं है, ये वो ऐसे करके, है ना, कलंक मानता था, है ना, कलंकित इंसान था, ऐसे क्यों सोचता था। तो बाद में जो है चंद्रगुप्त ने जो है ध्रुव देवी से विवाह किया, यानी अपनी भाभी से ही उन्होंने जो है फिर भी शादी कर दिया और स्वयं गुप्त सम्राट का जो है सम्राट बना, यानी कि जो है यानी कि गुप्त जो है शासनकाल का गुप्त सम्राट का जो सम्राज्य का क्या उन्होंने फिर वो राजा बन गया, है ना, सम्राट बन गया। कौन, तो ये जो है चंद्रगुप्त, ये जो है आगे चल करके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। चलिए आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा। गुप्त वंश का एक बहुत जो है शक्तिशाली और महान सम्राट था। ये जो है विक्रमादित्य जो है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग और काफी मजबूत जो है राजा रहता है, काफी शक्तिशाली बुद्धिमान भी रहता है ना। वह जो है समुद्रगुप्त और उसकी रानी दत्त देवी का जो है पुत्र था। उसके नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उसकी जो है पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त का विवाह जो है द्रुदसेन द्वितीय यानी कि वकाटक राजा से हुआ और इस विवाह से जो है गुप्त और वकाटक वंश में जो है काफी मजबूत जो है संबंध बन गए। यानी अलग अलग जो है वंश के जो है एक राजा और इधर वंश की जो है रानी, यानी कि अलग अलग वंश में जो है उन्होंने शादी किया और यह जो है उस वंश में याद रखिएगा गुप्त वंश और जो है ये वाला जो है वकाटक वंश, ये दोनों जो है एक दूसरे से शादी किया, तो ये जो है मजबूत जो है उन्होंने उनके बीच जो है संबंध बन गया। चलिए आगे समझते हैं कि सैन्य उपाधियां इसके बीच क्या रही होगी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटकों की सहायता से काठियावाड़ के शकों को जो है पराजित कर उनका जो है अंत किया और दिल्ली में लोह स्तंभ पर लिखा कि चंद्र नाम संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। यहाँ पे जो है याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके दरबार में जो है नवरत्न यानी 9 रत्न जो है थे, याद रखिएगा किसके दरबार में, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में जो है 9 रत्न थे, है ना, नवरत्न थे, इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। वह वैष्णव धर्म को मानता था, वह जो है वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति जो है टाइपिंग तो मिस्टेक नहीं है। देखिए ये जो है याद रखिएगा, वह जो है वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो काफी जो है सहज रहते थे। उनकी वो प्रमुख जो है राजधानियां थी पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चीनी यात्री फैयान इसी के समय जो है भारत आया, जो कि 399 से लेकर 414 ईस्वी तक यहाँ रही।
रहा था, है ना। उसके बाद जो है कई भागों का जो है उन्होंने भ्रमण भी किया। किसने? तो ये फैयान जो यात्री है भारत आया और कई जगहों पर जो है उन्होंने भ्रमण किया, है ना। चलिए, सैर सपाटा किया। उसके बाद आ जाता है कुमार युग प्रथम, जो कि 1415 से लेकर के 1415 नहीं 415, हाँ 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक जो इसका शासन काल रहता है। और ये जो है कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये पुत्र था कुमार युग प्रथम, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है, देखिए इसके बाद राजकुमार, ये देखो इसका जो बेटा है, ये टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक था शायद, हटा दिया था ना शायद इसमें, तब कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बता ही देते। चलिए, ये जो है सकनद युद्ध जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। सकनद युद्ध होगा ना। अरे भाई साहब, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बताओ, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। चल, कोई दिक्कत नहीं। गुप्त, कुमार गुप्त का प्रथम जो है पुत्र था। उसके शासनकाल में भारत पर जो है हुनों के आक्रमण शुरू हुए और जो है सकनद गुप्त ने हुनों को हराया। वह भारत का ही नहीं, पूरे एशिया और यूरोप में भी हुनों को हराने वाला जो है पहला वीर योद्धा बना। और कुशगढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने जो है सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई। वह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। यानी कि ये जो है गुप्त शासन काल का, गुप्त साम्राज्य का जो है, याद रखिए प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य का जो है, साम्राज्य का ये जो है अंतिम महान शासक माना जाता है ना। और जो है इसके बाद जो है साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। इसके बाद साम्राज्य का पतन जो है शुरू हो जाता है। और गुप्त साम्राज्य इतिहास में जानने के स्रोत हरिसेन की प्रयाग प्रस्ती से समुद्रगुप्त के काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद समझिए एरन अभिलेख के बारे में, जो कि 510 ईस्वी, यह अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। यह सती प्रथा का पहला जो है प्रमाण माना जाता है। भीतरी अभिलेख इसका जो है सकनद गुप्त से जो है संबंधित है। इससे पता चलता है कि उसने जो है हुनों को हराया था। और गुप्त काल के बारे में कई जो है ग्रंथों में भी इनकी जानकारी दी गई है, जैसे कि मुद्रा राक्षस जिसका लेखक है विशाखदत्त, है ना। मृक्ष कटिकम जिसका लेखक है सुदर्क, और है कामसूत्र जिसका लेखक है वात्स्यायन। चलिए, महान कवि कालिदास के साहित्य में भी गुप्त काल की जो है जानकारी दी गई है। चीन के यात्री फैयान और डेनसांग, इन दोनों ने भारत आकर जो है गुप्तकालीन समाज, धर्म और जीवन के बारे में जानकारी दी है। चलिए आगे समझते हैं दैविक राजा के बारे में प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। राजा का देव जैसा बनने के लिए अर्थात उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तरीका था देवी देवताओं से जुड़ जाना, अर्थात पूजा करना। कुषाण शासक ने ऐसा किया था। कुषाण शासक के द्वारा भी ऐसा देवी देवताओं से जुड़ करके वो रहते थे, पूजा पाठ भी करते थे। कुछ प्रमुख जो देवता और उनके जो है उपनाम भी दिए गए थे, जैसे कि देवताओं का नाम हो गया तो कुबेर को कहा गया है धन के देवता, वरुण को जो है समुद्र का देवता, इंद्र को जो है वर्षा का देवता, और यम को कहा गया है मृत्यु का देवता, जिसको हम लोग यमराज कहते हैं, है ना। चलिए आगे समझिए कि जनता के बीच जो है राजा का छवि जो है कैसा रहा। देखिए, जनता के बीच एक कहानी में यह बताया गया है कि जब राजा जो है भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच गया तो लोगों ने जो है अपने दुखों के लिए राजा को ही दोषी बताया, है ना। वे कहानियां पहले मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, बाद में इन्हें जो है पाली भाषा में लिखा गया। गंधतिंदु जातक, टाइपिंग बहुत मिस्टेक किया है यार, है ना। गंधतिंदु था, है वही था, ठीक, अच्छा। चलिए, गंधतिंदु जातक नाम की कहानी में
प्रजा की तकलीफों का जिक्र भी किया गया था। यानी किसके, जनता के बीच जब राजा जाता है ना भेष बदल कर, तो राजा को जो है काफी सारा जो है सुनने को मिलता है। जनता जो है कहता है कि जो भी हम लोग के पास समस्या है ना, उसका सरासर दोष जो है वो राजा ही है। तो राजा भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इसकी कहानियां जो है कई बार जो है सुनाई गई है, और इसकी कहानी बाद में पाली भाषा में लिखा गया था। राजा से जनता जो है क्यों दुखी थी, चलिए, राजा से जनता जो है क्यों दुखी थी, तो देखिए चोरी और डकैती हुआ करता था, बार बार होते रहता था, लेकिन राजा कोई जो है सख्त कार्रवाई नहीं करता था। टैक्स वसूलने वाले अधिकारी जबरदस्ती और जो है अन्यायपूर्ण ढंग से जो है कर वसूलते थे। राजा अपने खजाने को भरने के लिए जो है बड़ी बड़ी चीजों की मांग किया करते थे, इसलिए जो है जनता जो है राजा से नाराज रहते थे, राजा से जो है जनता जो है दुखी रहते थे। राजा के अत्याचार से बचने के लिए जनता क्या करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि राजा, क्वेश्चन क्या है कि राजा के अत्याचार से बचने के लिए जो जनता है वो जनता जो है क्या करती थी, याद रखिएगा, कर चुकाने, है ना, कर चुकाने नहीं, कर चुकाने हो जाएगा यहाँ पे, जो ऋण है ना, ऋण चुकाने यानी कर चुकाने के लिए ज्यादा खेती करने की कोशिश जो है जनता करती थी। अगर ज्यादा परेशान हो जाती थी तो लोग गांव छोड़कर जंगलों में बस जाते थे, जहां राजा के अधिकारी नहीं पहुंच सकते थे, यानी कि गांव को ही छोड़ देते थे। अधिक उपजाऊ उपज फसल बढ़ाने के तरीके, यानी कि जो है राजा के जो अधिक कर हो जाने के कारण से जो जनता है वो परेशान हो जाते थे, और जो है ज्यादा फसल उगाने की कोशिश किया करते थे। ज्यादा फसल होगा तो भाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिक जो है उपज के लिए यानी फसल को बढ़ाने के लिए तरीके क्या क्या अपनाते थे। हल का उपयोग गंगा और कावेरी नदी के किनारे उपजाऊ जमीन पर हल से खेती की जाती थी। लोहे का फाल यानी बारिश वाले इलाकों में लोहे का फाल लगाकर धान की खेती होती थी। कुदाल का पहाड़ी क्षेत्रों में कुदाल से खेती होती थी। और जो है सिंचाई का साधन जैसे कि कुआं हो गया, तालाब और नहर से जो है सिंचाई के लिए उत्पादन बढ़ाया जाता था। इस प्रकार से जो है फसल की अधिकता को बढ़ाई जाती थी, फसल को बढ़ाने के लिए जो है काम किया जाता था। देखिए ग्रामीण समाज में जो है क्या क्या विभिन्नताएं थी, तो याद रखिएगा कि खेती में जो है नए तरीके अपनाए गए, लेकिन फायदा नहीं बढ़ा। लोगों ने फसल बनाने के लिए नहर, तालाब, कुआं, लोहे का फाल, कुदाल आदि का भी इस्तेमाल किया, है ना, लेकिन यह जो है चीजें महंगी थी, इसलिए ज्यादा जो है मुनाफा नहीं हो पाया। जमींदार और ग्राम प्रधान भी शक्तिशाली होते थे। देखिए जमींदार और ग्राम जो प्रधान होते हैं ना, वो जो है काफी शक्तिशाली होते थे। गांव में बड़े जमींदार और प्रधान का जो है दबदबा रहता था। वे लोग जो है किसानों पर नियंत्रण रखते थे और उन्हीं की बात जो है चलती थी। प्रधान का पद जो है वंशानुगत होता था, यानी कि वंशानुगत जो है प्रधान का जो है ये पद रहता था, है ना, वंश के अनुसार चलता था। ग्राम प्रधान का पद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक ही परिवार में चलता था। लोगों के पास कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं होता था, उन्हें वही मानना पड़ता था जो प्रधान और राजा कहते थे। कुछ किसान जो है भूमिहीन भी होते थे। बहुत से किसान ऐसे भी थे जिनके पास जो है अपनी जमीन नहीं था, खुद की जमीन नहीं था, वे दूसरों की जमीन पर जो है काम करके जो है जीविका जो है यापन करते थे, जीविका चलाते थे। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ नोट जो है आप लोगों को याद रखना है कि पंजाब और हरियाणा जैसे सूखी जगहों में लोहे का फाल 20वीं सदी में उपयोग में आया। 20वीं सदी में उपयोग में आया। कुआं, तालाब, नहर बनवाने का काम जो है अक्सर राजा या अमीर लोग करते थे, जिनका अभिलेखों में जिक्र भी मिलता है। चलिए गणपति के बारे में समझिए कि घर का मालिक अथवा घर का मुखिया को ही गणपति कहा गया है, जो घर के सभी सामानों पर अधिकार रखता है तथा घर के सभी सदस्य, बच्चा, महिला, नौकर, पुरुष सभी पर जो है वो उन्होंने नियंत्रण रखा है, नियंत्रण को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा मनुस्मृति के बाद, मनुस्मृति जो प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध कानून यानी विधि ग्रंथ है, और इसे जो है मनु नाम के विद्वान ने लिखा है। मनुस्मृति जो है प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है कानून या विधि या ग्रंथ है। इसकी जो रचना है वो मनु नाम के एक वैज्ञानिक ने किया है, विद्वान ने किया है ना, वैज्ञानिक तो नहीं होगा तभी विद्वान हुआ करता था, तो विद्वान ने किया। यह ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें राजा का शासन, न्याय और समाज व्यवस्था से जुड़ी कई जो है सलाहें भी अंकित है। यहाँ पे अंकित है, ये हो जाएगा अंकित है ना। चलिए भूमिदान,
भूमि दान का मतलब तो जानबे करते हो, है ना, भूमि को दान मतलब खेत को जो है, खलिहान को जो है दान कर देना। चलिए समझिए, भूमि दान के प्रमाण कई जगहों से मिले हैं, कभी छोटी तो कभी बड़ी जमीनें जो है दान में दी गई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह नई जगहों पर खेती बढ़ाने की नीति थी, यानी कि जो है इस जगह जैसे मान के यहाँ पे जो है खेती बाड़ी नहीं हो रहा है और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ का जो जमीन है वो किसी को दान दे करके यहाँ का जमीन जो है वो ले लेते थे, यानी कि अधिक फसल के लालच में जो है वो क्या करते थे, भूमि दान करते थे या भूदान करते थे। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि यह राजनीति थी, राजा जमीन दे करके जो है प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करते थे। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी ने भी भूमिदान किए, पर धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था, महिलाओं पर जो है भूमि पर अधिकार नहीं था, किसके अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार। चलिए आगे समझते हैं अग्रहार के बारे में। चलिए, ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती है उसे अग्रहार कहा गया है, याद रखिएगा, ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है अग्रहार कहा जाता है। उन्हें कर नहीं देना पड़ता, बल्कि वे खुद ही स्थानीय कर वसूल सकते हैं। नए नगर, न्यू सिटी का निर्माण जब हुआ था, पाटलिपुत्र आप लोगों को पता है ना, गुप्त साम्राज्य का जो है राजधानी है। जैसे पाटलिपुत्र पहले पाटलीग्राम नामक गांव था जिसे मगध की राजधानी बना दिया गया, है ना। उज्जैनी और अन्य नगर भी जो है संचार मांगों के पास बसे थे, है ना। नगर की जनसंख्या और शिल्पकार के बारे में भी समझ लीजिए, है ना, ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, नगरों की जनसंख्या और शिल्पकार। नगरों में अमीर लोग जो है चमकदार बर्तन, उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र का उपयोग करते थे। नगरों में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार और व्यापारी रहते थे। छोटे अभिलेखों में लोगों के नाम और काम लिखे होते थे। विदेशी व्यापार में देखिए, तभी जो है विदेशी व्यापार भी होता था। नदी, सड़क, समुद्र मार्ग से जो है काफी मदद जो है मिलता था, व्यापार हुआ करता था। रोम में जो है भारतीय मसाले, जड़ी बूटी और जो है कपड़ों की बहुत ही मांग थी। उसके बाद आता है सिक्का का चलन, तो आप लोगों को पता है कि सिक्का का चलन से जो है व्यापार में वृद्धि हुआ है। सबसे पहले जो है चांदी और तांबे के सिक्के चले, सोने के सिक्के जो है कुषाण राजाओं के द्वारा चलाया गया। हिंद यूनानी शासकों ने जो है अपनी प्रतिमा और नाम वाले सिक्के चलाए। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए। छठी शताब्दी की ईसा पूर्व के बाद सोने के सिक्के कम मिलने लगे, सोने के सिक्के जो है कम मिलने लगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद समझते हैं प्राकृत भाषा के बारे में, है ना। प्राकृत भाषा के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज के बारे में। चलिए, प्राकृत भाषा जन सामान्य वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा तथा राजा आसानी से जो है समझ सकते थे, उसे प्राकृत भाषा की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, है ना, याद रखिएगा। प्राचीनतम अभिलेख जो कि प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। अशोक ने ज्यादातर जो है अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा है। ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषाओं में ब्राह्मी लिपि लिखे गए थे। अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख अरामाइक यूनानी भाषा में पाए गए हैं। ये चीजें तो हम लोग शुरुआत में भी बताए थे, है ना। चलिए अब समझते हैं अभिलेख होता क्या है। याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभिलेख पत्थर, धातु तथा मिट्टी की सतह पर खुदे हुए लेख होते हैं। इसमें राजाओं के विचार और धार्मिक संस्थानों को दिए गए वाण का जिक्र होता है। ये एक तरह के स्थानीय प्रमाण यानी कि परमानेंट रिकॉर्ड होते थे कि कई अभिलेखों पर निर्माण की गई तारीख लिखी होती है, जहां नहीं होती वही जो है लिपि और लेखन शैली से अनुमान लगाया जाता है। तो अभिलेख क्या है, आप लोग आंसर दे दीजिएगा, हम दे दीजिएगा ना आंसर। क्या कहिएगा कि अभिलेख जो है पत्थर, धातु तथा मिट्टी के सतह पर खुदे हुए लेख को ही अभिलेख कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब समझते हैं अभिलेख की सीमाओं के बारे में। अभिलेखों के अक्षर जो है हल्के होते हैं
पढ़ना मुश्किल होता है, वे कमजोर होते हैं, समय के साथ जो है टूट सकते हैं। इनमें लिखे शब्दों का सही मतलब निकालना जो है बड़ी मुश्किल होता था, यानी आसान नहीं होता है। कई बार अक्षर जो है मिट जाते हैं, जिससे पूरा अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। आम जनता की दुख सुख या जीवन की जानकारी इसमें नहीं मिलती है। खेती बाड़ी की दिनचर्या का भी जिक्र नहीं होता है। ये केवल राजा या अमीर लोगों की बात जो है बताते हैं। इससे राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों की पूरी जो है जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर है? ये है अभिलेख की सीमाओं के बारे में। चलिए आगे है प्रमुख घटना बिंदु। अब इसको जो है अच्छा नोट कर लीजिए, उसके बाद तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए खत्म, लास्ट हो गया। चलिए प्रमुख घटना के बारे में याद रखिएगा। लगभग 712 ईस्वी में जो है अरबों की संधि पर जो है विजय हुई। लगभग 320 ईस्वी में जो है गुप्त शासन की शुरुआत हुआ। लगभग 335 से लेकर 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त आए। लगभग जो है 185 ईस्वी ईसा पूर्व में भीर्य साम्राज्य का जो है अंत हुआ। लगभग 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व में मगध जो है शासक है सत्ता की जो है पकड़ बनाई। और लगभग जो है 327 ईस्वी से लेकर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो है आक्रमण हुआ। और 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जो है गठन हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। 1810 ईस्वी में जो है कलिन मैकेंजी याद रखिएगा, मैकेंजी हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है ना। 1810 ईस्वी में जो है किलिन ने जो है संस्कृत तथा तमिल भाषा में लगभग जो है 8000 अभिलेखों की इकट्ठा किया। 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने जो है अपने ब्राह्मी लिपि का जो है यानी कि अशोक की जो लिपि है, अशोक के लिपि का मतलब जो है सींचा, यहाँ पे लिखेंगे, सींचा मतलब सीखा या बताया, ठीक है। 1870 ईस्वी में जो है कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक अंश को जारी किया। कला एवं स्थापत्य, चलिए इसको भी आप समझ लीजिए, है ना। कुषाण काल में बौद्ध कला का बहुत ही विकास हुआ। कई जो है स्तूप और विहार बनाए गए। मुख्य कला शैली गांधार शैली, मधुरा शैली, ये 3 शैली को जो है बनाया गया। मधुरा शैली जो है गांधार शैली, इसके बारे में समझेंगे। गांधार कला शैली, यह कला जो है कुषाण काल में विकसित हुए। इसका मुख्य केंद्र था गांधार, है ना। गांधार आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। विशेषताएं इसकी ये रही कि इस पर जो है यूनानी और रोमन कला का जो है प्रभाव था, इसलिए इसे जो है ग्रीको रोमन या ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना। गांधार, है ना, गांधार कला शैली को जो है ग्रीको रोमन या ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है ना। इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। बुद्ध की मूर्तियां, इस शैली में जो है महात्मा बुद्ध की जो है बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई। ये मूर्तियां जो है यूनानी देवताओं यानी अपोलो जैसी दिखती है। इसके महत्व ये रहे कि यह कला भारत में जो है ज्यादा नहीं फैली, लेकिन बाहर के देशों में जैसे चीन, जापान आदि पर जो है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और यह जो है कला जो है काफी तेजी से फैला। चलिए मधुरा कला शैली के बारे में समझिए कि यह पूरी तरह से जो है भारतीय यानी स्वदेशी कला है। इसका विकास मधुरा में हुआ। इसका विकास खासकर जो है कनिष्ठ के समय हुआ। और ये जो है पहले लोग सोचते थे कि यह जो है गांधार से आई है, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि यह स्वतंत्र भारतीय कला है। और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति यही बनी थी, है ना। बुद्ध की मूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो इसी में मधुरा कला शैली में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अमरावती कला शैली, इसको भी नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई। इसका क्षेत्र था कृष्णा और गोदावरी नदी के पास। इसकी विशेषता है कि इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया। मूर्तियां जो है बहुत सुंदर और जीवंत होती है। इस प्रकार से ये हो गया खत्म। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर द एंड, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो भी अब डाउट है
वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, एक बार फिर से नंबर दे रहे हैं 9709987920। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी विद्यार्थी बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बैच में आप लोग जो है जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि अभी एप्लीकेशन में बैच में जो है अभी ऑफर चल रहा है। तो फटाफट से इस ऑफर का जो है आप लोग लाभ उठाइए और बैच में जुड़ जाइए। और नेक्स्ट क्लास से जो है कल आप लोगों का मिल जाएगा, है ना। तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।